What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज एक आर्टिकल पढ़ते पढ़ते ये इमेज माइंड में आ गई। जब यहां पर आर्टिकल पढ़ रहा था तो कंडीशन कुछ ऐसी दिख रही थी कि जैसे कि सुदामा जो है वो राज्य गवर्नमेंट है और जो कृष्ण है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि राज्य गवर्नमेंट की जो खस्ता हालत आज की डेट में हो रखी है तो उसके बारे में वो कंप्लीट आर्टिकल है। तो काफी शानदार तरीके से काफी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। जितना मजा मुझे पढ़ने में आया था उतना ही मजा पढ़ाने में लूंगा, ठीक है? तो अच्छे से एंजॉय करेंगे आर्टिकल को। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर थी जो एकदम माइंड में आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। आइए आज की मोटिवेशनल कोट देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। जब आप लोग किसी से कमिटमेंट करते हैं तो एक तरीके से आप लोग आशा यानी कि होप क्रिएट कर देते हैं, और जब आप लोग उस कमिटमेंट पर टिके रहते हैं तो एक तरीके से आप लोग ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने कई बार एक डायलॉग भी सुना होगा, कई बार क्या सलमान खान की मूवी का डायलॉग है, अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर लिया तो उसके बाद में अपनी भी नहीं सुनता। इस कमिटमेंट को आप लोग अपने रिजोल्यूशन के साथ में एक तरीके से कंपेयर कर देख सकते हैं। जब नया साल आता है तो आप लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल कम से कम ये तो करना है, पर लेकिन जो कमिटमेंट आप लोग करते हैं कितना आप लोग उस पर टिके रहते हैं। इवन दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, आप लोग खुद अपने आप को भी एक तरीके से उस कमिटमेंट के ऊपर टिकाकर अपने आप को भी विश्वास में नहीं रख पाते हैं। आप लोगों को लगता है ये स्टार्टिंग से ही 4-5 दिन चलने वाला है, उसके बाद में फिर वहीं पर चीजें पहुंच जाएंगी। तो ये जो मेंटेलिटी है माइंड की, ये इंसान को बर्बाद करके रखती है। अगर आप लोग अपने आप को ये बोले कि मुझे किसी को दिखाना नहीं, कम से कम खुद अपने आप उस कमिटमेंट पर टिका रहना है और ये कमिटमेंट मुझे करना ही करना है। जैसे मान लीजिए न्यू ईयर स्टार्ट हो, आप लोगों ने बोला कि मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी ही करनी है, और आप लोग कंटिन्यूअसली उसको करते रहेंगे। तो जैसे ही चेंजेस आने स्टार्ट होंगे आप लोगों की बॉडी में, आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों को वो और ज्यादा मोटिवेट करने लगेगी चीजें। तो ये एक साइकिल होती है जो आप लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती है, और अगर उस साइकिल में आप लोग नेगेटिवली फंस जाते हैं तो आप लोगों को बर्बाद कर देती है, और पॉजिटिवली फंस जाते हैं एक तरीके से तो आप लोगों को उठाकर ले जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अच्छे कमिटमेंट करो, उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के आसपास के जो लोग हैं उनमें भी ट्रस्ट बढ़ेगा इस चीज को लेकर कि हाँ, इस बंदे के ऊपर रिलाई किया जा सकता है, ये जो बोल देता है उसको करके दिखाता है। तो ये बातें हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, तो इससे आप लोग के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी भी निकल कर आएगी। आगे बढ़ता हूं, यहां पर नजर डालते हैं कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में 45 लाख लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। यहां पर 3,03,000 के करीब जो केस हैं ये वो लोग हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है इस पर्टिकुलर वायरस की वजह से, और 16 लाख या पूरा 17 लाख है लगभग, ये वो खुशनसीब लोग हैं जो इस बीमारी से रिकवर होकर वापस आ चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केस हैं यूएसए के अंदर में, आप लोग देखते हैं तो 14.5 लाख के करीब केस हैं। लगभग 86,000 के करीब जो केस हैं यहां पर, ये लोग वो हैं जो यूएसए में आज की डेट में इनकी जान जा चुकी है। यानी कि टोटल डेथ का अगर आप लोग बात करोगे अप्रोक्सीमेटली लगभग एक आप लोग बोल सकते हैं 1/4 जो है यहां पर, ये आप लोग यहीं से ही देखने को मिल जाएगा। 1/4 क्या 1/3 आप लोग बोलिए, ठीक है? तो 3/4 के करीब आप लोग यहीं से ही निकल कर आ जाएगा। इसी के साथ में जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जान गई है यहां पर, यह है स्पेन। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो जान गई है वो गई है इटली के अंदर में। चौथे नंबर पर यह है यहां पर फ्रांस के अंदर में केस में, हालांकि स्पेन दूसरे नंबर पर है। इसी तरीके से अगर आप लोग माने तो यहां पर इंडिया के नीचे जस्ट चाइना यहां पर है हमारी कंट्री। 1-2 दिन में देखना इसको यहां पर क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस तो नहीं कर रहा है वैसे, पर चाइना जो है वो केस के बारे में नहीं बता रहा है, तो इसलिए चाइना फिक्स है यहां पर। वरना एक टाइम पर चाइना टॉप पर हुआ करता था, उस दिन से आज तक का अगर रिकॉर्ड माने तो चाइना 82,000 पर ही टिका हुआ है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर यहां पर 81,997 केस आ चुके हैं, और टोटल जो है 2,649 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। सबसे ज्यादा टॉप पर हमारी कंट्री में महाराष्ट्र है, और बाकी ये कंडीशन आप लोगों के सामने। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहां पर अकेले महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जान अब तक गई है लोगों की, 1,000 यहां पर क्रॉस कर चुके हैं, और 27,000 केस अकेले महाराष्ट्र से निकल कर आए हैं हमारी कंट्री में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं? काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर काफी अच्छे से फोकस देकर चलूंगा, उनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल यहां पर लेबर लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी लेबर लॉज जो है उनको थोड़ा सा डायल्यूट किया गया है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि कई बार ये आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर भी एक छोटा सा रिविजन आप लोग कराऊंगा और कुछ पॉइंट आप लोग को बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन से अपने को रिलेट करके, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है, आप लोगों को पता है अभी हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कुछ चीजें ऐसी हैं कि यहां पर चीजों को ओपन किया गया है, कुछ हेल्प करने की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में है, नजर डालेंगे इस आर्टिकल के ऊपर।
नीचे वाला आर्टिकल है, यहाँ पर जो सुदामा वाला आर्टिकल मैंने आप लोगों को दिखाया, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, थोड़ा सा जीएसटी के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा है इंडस्ट्रीज के बारे में, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर नजर डालेंगे। और एशिया पैसिफिक रीजन कोविड-19 की चपेट में है, तो ये इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। और ये है आज का जो कार्टून है, ये इसके देखें, इसको हम लोग देखेंगे। और जो भी जर्नलिस्ट यहाँ पर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। कार्टून जो दिखाया गया है, कार्टून में यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग बात यही दिखाई गई है कि आज की डेट में सारे राज्य लगभग ये बोल रहे हैं कि जो वर्कर हैं उनका टाइम ड्यूरेशन काम करने का बढ़ा दिया जाए, पर लेकिन वेज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी कि अगर 8 घंटे काम करते हैं तो उनसे 12 घंटे काम लो, यानी कि वीक में आप लोगों को कम से कम अगर 6 दिन काम कराना है तो कम से कम 72 घंटे काम उनसे लेना है, पर लेकिन जो सैलरी है, सैलरी वही रहेगी जो 8 घंटे की मिल रही थी। तो इसी के बारे में यहां पर कार्टून दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से यहां पर जो सिचुएशन है उसको यहां पर ट्रीट किया जा रहा है। पर इस आर्टिकल पर मैं बाद में आऊंगा, पहले आप लोगों के सामने यहां पर नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, तो थोड़ा सा डिटेल में उसको समझते हैं। अरे हाँ, आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन तो रह गया। मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए आज का, जो आप लोगों को जाकर मैप में नहीं हारना है। और जब भी आप लोगों को मैप बेस्ड क्वेश्चन देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि यही पर्टिकुलर लेक आप लोगों को जाकर नहीं हारनी है, आसपास वाला एरिया भी देखा कीजिए ताकि कुछ और चीजें भी आप लोगों को जानने को मिले। इससे क्या होता है, इससे ये होता है, मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर झील के बारे में बताया, आप लोग वो झील देखेंगे, आसपास वाली कंट्री देखेंगे, कल को अगर कोई और पॉइंट आएगा डिस्कस करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में, तो आप लोगों के माइंड में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रहेगा, यार ये तो एरिया पहले भी मैंने देखा था। तो उससे माइंड मैप जो होता है, बेसिकली जो माइंड में जो मैप की इमेज होती है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। कोई अगर आप लोगों से कभी भी कोई बात करेगा तो तुरंत आप लोगों का दिमाग जाएगा कि अच्छा ये तो उस एरिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए सबसे पहले यहां पर नजर डालते हैं सुदामा वाले आर्टिकल पर। तो यहां पर जो मैंने आप लोगों को अभी बताया यहां पर कि एक साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके हाथ में सारी पावर है आज के डेट में, और एक साइड में यहां पर स्टेट गवर्नमेंट है जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब खासकर फोकस रहेगा यहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर। और बाकी कुछ इस आर्टिकल में बातें नहीं बता रखी है जो मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया है, वो भी आप लोगों से डिस्कस कर मैं यहां पर चलूंगा। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। यहां पर यह बात की जा रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी यानी दया पर नहीं छोड़ना है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारा जो एक आज के में संविधान है वो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर नहीं मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी संविधान पावर देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमारा संविधान पावर देता है। तो इस टाइम पर यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल ने स्टेट को अपने कंट्रोल में कर लिया है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिजीज के कंट्रोल में भी। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो स्टेट जो है उनके जो ड्यूज पड़े हुए हैं वो पैसा नहीं पे किया जा रहा है। सेंटर का खासकर सेंटर ने जो जीएसटी यहां पर लेकर आया उसके चलते स्टेट की पावर छीन ली है ताकि वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यहां पर उठा सके। आप लोगों ने देखा होगा सारे जो राज्य हैं वो होड़ में लगे हुए थे, जैसे ही जो शराब थी वो बेचनी स्टार्ट की गई तो सारे राज्यों ने तुरंत शराब को मार्केट में उतारा और तुरंत उसके ऊपर डबल डबल टैक्स लगा दिए। जैसे कि दिल्ली के बारे में बात करें तो उसने क्या किया, अगर 100 रुपए की यहां पर बोतल है तो उससे 170 रुपए चार्ज कर रहे थे। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि इससे यह दिख रहा है कि राज्य गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है। कई राज्य गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि अपनी सैलरी भी वो प्रॉपर वे में नहीं दे पाएंगे, तो कई सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा मेन तरीके से कि क्या क्या है राज्य के पास में रिसोर्सेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से स्टेट के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है और वैसे भी अगर इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो काफी शानदार और काफी प्यारा आर्टिकल है। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। हमारी कंट्री में जीएसटी जिसको आप लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स मतलब सामान, जो भी आप लोग टीवी, मोटरसाइकिल, बाइक या जो भी चीजें आप लोग देखते हैं, साइकिल वगैरह ये सब चीजें खरीदते हैं तो यहां पर गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है। कोई भी सामान आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं। सर्विस क्या होता है? सर्विस होता है जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये सारी सर्विसेज होती हैं। तो ये सारी जैसे कि नाई हो गया, बार्बर जिसपे आप लोग बाल कटाते हैं, ये सारी सर्विस प्रोवाइड कराने वाले लोग हो गए। तो गुड्स और सर्विस टैक्स जो होता है जिसको जीएसटी बोलते हैं, हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 में। तो जिस दिन ये इंप्लीमेंट किया गया इसलिए इसको जीएसटी डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। आधी रात से इंप्लीमेंट किया गया और काफी बैंड बाजा बारात के साथ में इसको इंप्लीमेंट किया गया। एक तरीके से देखा जाए तो काफी बड़ा टैक्स रिफॉर्म भी था हमारी कंट्री में। नॉर्मली 2 तरीके से आप लोग टैक्स देखते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे इनकम टैक्स, आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हो, डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है जैसे आप लोग बिस्किट खरीद कर लेकर आते हो, मिल्क खरीद कर लेकर आते हो, आटा खरीद कर लेकर आते हो, तो आप लोग दुकान वाले को बस प्रिंट प्राइस देते हो, उस प्रिंट प्राइस में
इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होता है, वो गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से यहां पर ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो जीएसटी यहां पर ये इंप्लीमेंट किया गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम कर यहां पर इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि डायरेक्ट टैक्स नहीं, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड किया गया जीएसटी के अंदर में। तो इस तरीके से यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये हो गया जो आप लोगों को याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताता हूं जो कई बार पूछ भी लिया जाता है, कौन सा प्रोग्रेसिव है और कौन सा रिग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगेगा और गरीबों पर कम टैक्स लगेगा, यानी कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगेगा, कौन सा लगेगा, वो लगेगा इनकम टैक्स। यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जितने ज्यादा अमीर लोग होंगे उतना ही ज्यादा टैक्स लगेगा, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही यहां पर टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। आप लोगों ने स्लिप देखी होंगी, ठीक है, कि कौन कौन से लोगों पर कितना कितना टैक्स लगता है। जो रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। रीजन क्या है, अगर आप लोग एक दूध का पैकेट खरीद कर लेकर आ रहे हैं, चाहे वो उसे अंबानी खरीद ले चाहे रिक्शा वाला खरीद ले, अगर वो 22-25 रुपए का है तो उतने का ही मिलेगा, यह है रिग्रेसिव टैक्स। ये यहां पर एक तरीके से ये नहीं देखता है कौन अमीर है कौन गरीब है। जो भी आज के डेट में डेवलप कंट्री है, अच्छी कंट्री है, वहां पर आप लोगों को इनकम टैक्स जैसी चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि ये आप लोगों को वहां पर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा नजर आएंगे डायरेक्ट टैक्स से कंपेयर में, इसलिए वहां पर प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर माना जाता है। मैक्सिमम कंट्री यही कोशिश करती है कि डायरेक्ट टैक्स पर ज्यादा फोकस किया जाए एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स पर, लेकिन इसके लिए भी आप लोगों को एक सिस्टमैटिक वे में चेंज करना पड़ेगा। हमारी कंट्री में जीएसटी लाया गया, बोला गया कि एक टैक्स बनाएंगे, पर लेकिन हालांकि एक टैक्स तो नहीं बना, कई सारी स्लैब हो गई, 0 टैक्स, 5 टैक्स, 12 टैक्स, 12% टैक्स हो गया, 18% टैक्स हो गया, 28% टैक्स हो गया। चलिए वो सही है अपनी जगह पर, लेकिन इस जीएसटी में राज्य गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, राज्य गवर्नमेंट के द्वारा सरेंडर कर दी गई अपनी पावर, जो कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी कि एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ गया सब कुछ, वो सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गया सब कुछ। अब जो भी टैक्स यहां पर ये लगा सकते थे लोकल लेवल पर भी, वो सारे अब यहां पर सेंटर की दया पर पहुंच गए, यानी कि एक तरीके से फाइनेंशियली अब यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं रहे स्टेट, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। तो इससे यहां पर देखने को यह मिला कि जैसे कि आप लोगों से बात करूं, अगर महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरला, ये बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री काफी ज्यादा है, इसीलिए अलग अलग एरिया से लोग यहां पर काम करने आते हैं। और लगभग 70% जो है यहां पर जो रिवेन्यू, वो यहां पर टैक्स जो होता है वो जनरेट किया जाता है स्टेट की बाउंड्री के अंदर, वहां से निकल कर आता था, ठीक है। पर लेकिन आज के डेट में क्या हुआ, ये सारी चीजें चली गई यहां पर जीएसटी कैटेगरी में। तो कोई सा भी राज्य क्यों ना हो आज के डेट में, उसको सेंटर के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, तब जाकर यहां पर उनकी एक तरीके से पूर्ति होगी। यानी कि बिना सेंटर के एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा, बिना सेंटर के कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन बना दी कहीं ना कहीं जीएसटी ने। नियरली हाफ जो है यहां पर जो पैसा राज्य के पास में रहता है, उसका हाफ जो था वो कहां से निकल कर आता था, वो आता था पहले यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गुड्स और सर्विस टैक्स से, यानी कि जो पैसा जाता है ये यहां पर हाफ जो रहता है वो गुड्स और सर्विस टैक्स से निकल कर आता है। बाकी का जो लगभग हाफ है, रिमेनिंग आधा, वो यहां पर निकल कर आता है पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, लैंड रजिस्ट्रेशन। यानी कि आज के डेट में जीएसटी से आधा पैसा मिलता है 50% स्टेट गवर्नमेंट को, और आधा पैसा वो निकल के आता है जैसे शराब बेच रहे हैं, पेट्रोल बेच रहे हैं, ठीक है, लैंड का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों से। तो आज की डेट में जो जीएसटी वाला जो पैसा है यहां पर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक रखा है, उसको प्रॉपर टाइम पर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो यहां से तो पत्ता कट गया। दूसरी साइड में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो बेचे ही नहीं जा रहे मार्केट में, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए यहां पर स्टेट का वो बन ही नहीं पा रहा है। लैंड रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, लैंड पर चलना तो अलाउ नहीं है, सबको घर पे रहना है, तो रजिस्ट्रेशन तो दूर की बात है। तो यहां से भी कोई अर्निंग नहीं हो रही है, यानी कि यहां से पत्ता कट गया और यहां से पत्ता कट गया। तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है अगर ढंग से देखा जाए तो। बिफोर जीएसटी क्या था, सेल टैक्स हुआ करता था। सेल टैक्स यानी कि कुछ भी अगर बेचा जा रहा है राज्य गवर्नमेंट के अंदर में, तो यहां पर ये क्या करते थे, स्टेट उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते थे। यानी कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आया, जैसे केरला में बाढ़ आई थी, बिहार में बाढ़ आई थी, तो उससे क्या हुआ, उसमें यह हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, वो बाढ़ का पैसा इकट्ठा करने के लिए सेल टैक्स को बढ़ा देती थी। सेल टैक्स जैसे ही बढ़ाया गुड्स और सर्विस पर, तो राज्य गवर्नमेंट के पास में पैसा आ गया, फिर वो उससे रिहेबिलिट कर लेते थे लोगों को, यानी कि फिर लोगों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे। जहां पर खाना नहीं है खाना भिजवाना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ करना, जहां पर दवाई नहीं है दवाई भिजवाना, पानी भिजवाना पीने का, या फिर और कोई भी प्रॉब्लम है उनका सबका सॉल्यूशन निकालना है। पर लेकिन जब से जीएसटी आया है, ये जो था यहां पर सेल टैक्स ये कैटेगरी में आ गया जीएसटी की। अब यहां पर जो राज्य है वो यहां पर उसके पास में ये सेल टैक्स बढ़ाने का कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, तो इसके चलते यहां पर अब एक तरीके से
प्रॉब्लम बढ़ गई है कि यहां पर ये इफिशिएंटली चीजों को यूज नहीं कर पाते जिसको पहले ये यूज कर पाते थे। अंडर जीएसटी अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, जो शेयर ऑफ टैक्स रिवेन्यू है वो स्टेट के अंदर जो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो सेंटर के पास में जाता है, तो सेंटर को ये बोला गया था कि पीरियोडिकली ये पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में पहुंचता रहना चाहिए, यानी कि उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग की अगर गवर्नमेंट जॉब आप लोग करते हैं तो हर जो डेट है फिक्स, उसमें आप लोग के लगभग अकाउंट में सैलरी उस टाइम पर आ जाती है, ठीक है, यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती आप लोगों को। हालांकि अब तो वो एक अलग बात है, आज की सिचुएशन में अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या था कि एक प्रॉपर टाइम पे यहां पर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पर पहुंचना चाहिए, पहली बात ये बोलेगी। तो ये जो पीरियोडिकली पहुंचना था एक साइकिल में, ये काफी लार्ज स्केल पर आज के डेट में इसमें ब्रेक देखने को मिल रहा है। दूसरी बात क्या है, यहां पर जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया उस टाइम पर अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो काफी सारी गोली दी गई राज्य गवर्नमेंट को कि आज आपके पास में अगर कोई पैसे की कमी होगी, आपका टैक्स जितना आप लोगों को आज के डेट में मिल रहा है उतना नहीं मिलेगा, तो 5 साल तक हम लोग उसकी पूर्ति करेंगे। तो ये भी बात यहां पर बोली गई थी। 5 साल तो दूर की बात छोड़िए, 2017 से 2020 में बैठे हैं, अभी लगभग 2.5 साल आप लोग बोल सकते हैं, ये भी पूरे नहीं हुए और यहां पर अभी ये अपने वादों से मुकर गए, यानी कि ये वादा फ्रामोस निकल गए सेंटर वाले। स्टेट गवर्नमेंट गाना गा रहा है, दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानो उसको हक है वो मुझे पैसा दे या ना दे। तो ये जो दोनों प्रॉमिस थे, ये दोनों प्रॉमिस इनके द्वारा तोड़ दिए गए। तो प्रॉब्लम क्या आ गई निकलकर, अब प्रॉब्लम बेचारे राज्य के पास में ही आ गई कि राज्य के हाथ में कटोरा आ गया कि उसके पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरीके से जो भी बातें यहां पर बोली गई थी आज की डेट में, ना तो उनका जो बकाया बचा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में वो उनको मिल रहा है, दूसरा ना ही कहीं से एडिशनल उनको हेल्प मिल पा रही है, जैसे कि शराब दारू ये सब चीजें वो भी नहीं वो कहीं ढंग से प्रॉपर वे में बेच पा रहे हैं, और रही सही कसर पूरी कर दी किसने, कोविड-19 ने। तो एक तरीके से ये 3 जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में स्टेट गवर्नमेंट की जो कुंडली है उसमें एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के भाग्य में कुंडली मारकर बैठ गए, ये सब सही है, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल असहाय हो गई है आज के डेट में, उसके पास में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको वो एक तरीके से ढंग से यूज कर सके। तो सारी पावर जो है वो खत्म हो चुकी है। सेल टैक्स का जो रेवेन्यू था एवं वो भी एक टाइम पर इनको काम आया करता था। तो इसके चलते कैसे ये लड़े आज की डेट में, अगर इनको बोले कि कोविड-19 के साथ में लड़ना है तो कैसे इस कैलेमिटी के साथ में, इस महामारी के साथ में लड़े जब कोई पैसा ही नहीं है, तो ऐसा कैसे काम चलेगा। तो इस तरीके से पैसा बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने की, ठीक है। एक तरीके से इतना तो कम से कम होना चाहिए कि इंसान को खाना पीना मिलता रहे, ठीक है, एक प्रॉपर हेल्थ रहे, एजुकेशन मिलती रहे, और सबसे बड़ी बात है कम से कम जिंदा रहे। पर लेकिन यहां पर वो सारी चीजें अभी यहां पर नहीं मिल पा रही है। जो पैसा भेज रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है, जो भी सिचुएशन है सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है। आज की डेट में क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अल्कोहल, शराब, लॉटरी टिकट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड और व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इनसे स्टेट गवर्नमेंट का पैसा बनता है। पर लेकिन ये सारी चीजें ठप पड़ी हुई हैं, कोई आज के डेट में ना व्हीकल खरीद रहा है, ना लैंड खरीद रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, लॉटरी तो दूर की बात होगी, लोगों को खाने पीना नहीं मिल रहा है। तो लॉकडाउन ने जो बेसिकली कमर तोड़कर रख दिया आज के डेट में, यहां पर अगर बात करेंगे आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की, तो अब यहां पर राइटर जो है वो थोड़ा सा सोचने के लिए बात करें। यहां पर सेंट्रल जो है देखिए वो तो चूक गया अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से, जो उसके दायित्व था उससे स्टेट गवर्नमेंट को, और वो भी ऐसे टाइम पर धोखा दे दिया जब सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए बोला जाता है कि मुसीबत में ना समझ में आ जाता है कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन दुश्मन है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो मुसीबत में साथ में खड़ा है वही सच्चा दोस्त है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा बोला गया था एक शब्द, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद का ढांचा, मिलकर काम करना है। पर लेकिन ना तो यहां पर कोऑपरेटिव दिख रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम दिख रही है इस टाइम पर कोऑपरेशन होना चाहिए था, ना ही यहां पर कोई फेडरलिज्म दिख रहा है इस क्राइसिस में, तो फेडरलिज्म भी यहां पर ताक पे रख दिया गया है। दूसरी बात बोली गई थी वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, यानी कि पूरी कंट्री में एक ही जीएसटी होगा, वो भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, यानी कि बोला कुछ गया और देखने को कुछ मिल रहा है। इवन यहां पर अगर आज के डेट में आप लोग देखोगे जो भी चीजें आज के डेट में देखने को मिल रही है, पहले 2015 के बाद में 2015 से पहले जो चीजें थी और आज के डेट में अगर आप लोग देखोगे तो सारी चीजें जो थी वो एक अलग डायरेक्शन में चलती हुई नजर आ रही है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सारी चीजें जो है वो एक अलग पैटर्न में यहां पर देखने को आप लोगों को मिल रही है। जब से जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, जब जीएसटी डाउन होता है तब तब जो सेंटर है वो चिल्लाने लगता है और तब यहां पर राज्य को पैसा नहीं दे पाता है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट है, ठीक है, और उसकी स्टेट गवर्नमेंट में भी उसी पार्टी गवर्नमेंट है, तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं। पर लेकिन अगर दूसरी पार्टी गवर्नमेंट है, वो यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और इसमें सेम पैटर्न में रहते हैं, चाहे आप लोग बीजेपी की बात करिए चाहे कांग्रेस की बात करिए, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप लोग यहां पर नजर आएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह कि अपने एरिया पर फोकस देकर चलना है। पर लेकिन राइटर यहां पर यह बोल रहे हैं जीएसटी का पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जीएसटी यहां पर एक तरीके से हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम है, एक ढांचा है जिसके बेस पर चीजें चलती हैं। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट यहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट चुनकर आती है, तो उसको पावर है कि उसके पास में रिसोर्सेज होने चाहिए, कम से कम उसको इस
तरीके का हक है कि वो जनता के फायदे के बारे में सोचे, पर लेकिन उसके पास में ऐसा कुछ नहीं है। तो बोला जा रहा है कि आज की डेट में अगर प्रॉब्लम आप लोग देखोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बड़े बड़े 5 राज्य हैं लगभग, वो हाफ जीएसटी कलेक्शन आप लोगों को उनका देखने को मिलता है। अकाउंट जीएसटी कलेक्शन हाफ उनसे निकल कर आता है। तो सबको यहां पर एक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए कि जो जीएसटी का आइडिया था उसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से राज्य की जो इंडिपेंडेंसी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल मैटर में यहां पर बात की जा रही है। अब दूसरे मैटर में बात करता हूं जो कि आर्टिकल के अंदर नहीं है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया, 2005 का ये एक्ट है। इसमें बोला गया कि पेंडेमिक यानी कि महामारी को कंट्रोल करेंगे, जबकि ये जो मैटर आता है ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट है यहां पर, जिसको आप लोग 7th शेड्यूल के अंदर सेकंड लिस्ट है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है हेल्थ और जो यहां पर सैनिटेशन के बारे में, तो उसके हाथ में पावर नहीं दे रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कर रखा है और स्टेट गवर्नमेंट को डील कर रही है एक तरीके से कि हमारे हिसाब से आप लोग काम करो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये देखने को मिल रही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आज के डेट में जो इंडिपेंडेंटली काम करना था स्टेट गवर्नमेंट को, तो सारी इंडिपेंडेंसी उनसे छीन ली गई है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर कुछ करेगी तो ही काम आएगा। चलिए यहां तो सुदामा सही था, पर लेकिन यहां पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उस तरीके से स्टेट को ट्रीट कर रही है? यहां सुदामा और किशन की यहां पर चलो एक तरीके से दोस्ती चल रही थी, पर लेकिन हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनकी दोस्ती लगभग टूट चुकी है। तो देखते हैं इस पेंडेमिक, इस महामारी, इस जो कोविड-19 की एक तरीके से चपेट में जो कंडीशन बनी हुई है, कैसे उससे ढंग से रिकवर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा आर्टिकल था, अच्छे से आप लोग चीजों को लिख सकते हैं। कई सारी बातें आप लोगों से एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आर्टिकल है, यहां पर इसके ऊपर नहीं डालते हैं। और हाँ, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन लिखने से आप लोगों का पीछा छूट जाएगा। ठीक है, कई बार अगर भूल जाता हूं, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा, टेलीग्राम पर भी लिखा हुआ मिलेगा, और फेसबुक पर जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं वहां पर भी आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। तो इसलिए ये मत सोचिए अगर वीडियो के अंदर क्वेश्चन नहीं दिया है तो आज आप लोग एंजॉय कर लीजिए। ठीक है, और अगर किसी दिन मैं वहां पर भी नहीं देता हूं तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग खुद से अपने आप कोई क्वेश्चन अच्छा सा चूज कीजिए और एक आंसर लिखिए। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तो फिर जैसे जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो वैसे करते रहिए, कोई बात नहीं है उसमें। अगर सिलेक्शन लेना है तो इतना तो काम आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए। हालांकि कोई ऐसा केस आज तक हुआ नहीं कि वहां पर क्वेश्चन पोस्ट नहीं किया हो, तो क्वेश्चन तो पोस्ट मैं जरूर करता हूं, भले ही आप लोगों को वीडियो के अंदर क्वेश्चन न बताया हो। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है, तो उसको जरूर लिखा कीजिए आप लोग। कई सारे बच्चे रेगुलर लिख रहे हैं, शानदार आंसर लिख रहे हैं, काफी अच्छा लगता है। आप लोग भी इसी तरीके से अपने आप को कंटिन्यू रखिए। ये जो आर्टिकल है यहां पर ये वर्कर के रिलीफ के बारे में बात कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल में आर्टिकल को इसको भी डिस्कस किया गया है। 50 दिन से ज्यादा यहां पर लॉकडाउन के चलते चलते हमारी कंट्री में आप लोग कंडीशन देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कि यहां पर मार्च के महीने में 22 मार्च के बाद में आप लोगों को लॉकडाउन देखने को मिला। तो आज के में मई में बैठे हैं, आधी मई यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, तो काफी लंबा समय हो चुका है लॉकडाउन के चलते। तो कोविड-19 के चलते यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे मेजर्स लिए गए अलग अलग टाइम पर। यहां पर अलग अलग स्टेप यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। पर लेकिन जो बेसिकली फंडा था यहां पर यह था कि हेल्थ को थोड़ा सा सुधारना था, जिस तरीके से लोगों की जान को बचानी थी। तो लोगों की जान को सुधारते सुधारते जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में आ गई। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कहीं पर सिचुएशन देखने को मिलेगी, ऑयल मार्केट क्रैश हो गई, हमारी कंट्री में मॉनसून अच्छा नहीं रहा, या फिर कोई और प्रॉब्लम देखने को मिली, तो इकोनॉमी पर इंपैक्ट काफी बड़ा पड़ता है, समझ में आता है। हेल्थ की वजह से यहां पर इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ गया, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से 2008 का रिसेशन था वो डिफरेंट था, यहां पर आप लोगों को कंप्लीटली चीजें डिफरेंट नजर आएगी। यहां पर इसको कंपेयर किया गया काफी अच्छे से, अभी बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन के साथ में भी। अर्बन पुअर जो है इन जनरल, या फिर माइग्रेंट वर्कर इन पर्टिकुलर, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है वो शहर में जो गरीब लोग रहते हैं। गांव में फिर भी लोगों को थोड़ी सी सहूलियत है, अपना घूम ले रहे हैं, अपना खेतों में काम कर ले रहे हैं, पर लेकिन शहरों में जो गरीब है, जो कि रोजी रोटी जिसकी डे बाय डे की रहती थी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसी के साथ में माइग्रेंट वर्कर इन पर्टिकुलर, जो भी खासकर मैक्सिमम ये इसी का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तरीके से जो गम मिला है माइग्रेंट वर्कर को वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा उनकी रोजी रोटी तो छीन गई, उसी के साथ में कहीं ना कहीं दरिद्रता वाली जिंदगी उनको जीनी पड़ रही है। जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर भी उनको काम करने के लिए अगर उनको आज के दिन में अलाउ किया जा रहा है तो उनको जानवरों की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो लॉकडाउन जो है इंटर स्टेट ट्रेवल ऑलरेडी रोक चुका था, जिसकी वजह से उनकी जर्नी इतनी कठिन हो गई कि कम से कम अपने नेटिव प्लेस यानी कि जहां पर वो रहते थे वहां पर भी नहीं पहुंच पाए। कई सारे लोग रेल के नीचे कट गए, कई सारे लोग भूखे मर गए, और कई सारे लोग जो है वो पुलिस की लाठी से पिट भी गए। तो ये कंडीशन भी
आप लोगों को देखने को मिली। तो ये प्रॉब्लम जो यहां से निकल कर आ रही है, ये प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आई कि किस तरीके से लॉकडाउन को लगाया गया और किस तरीके से लॉकडाउन को लेकर चला जा रहा है, तो वहां से सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इन्होंने भी काफी अच्छे स्टेप उठाए कई बार, जैसे कि यहां पर अभी फिलहाल भी इनके द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज यहां पर दिया गया है। तो हमारी कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा यहां पर अभी पहले तो इनके द्वारा बोला गया था फार्मर के लिए, अब अलग अलग सेक्शन और किसानों के लिए, सबके लिए यहां पर काम किया जा रहा है, यानी कि खासकर गरीब के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी जो बात है, जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके अंदर काम देने की बात की जाती है। ये जो स्कीम है हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री में बेसिकली इसका ये पर्पज रहता है कि आसपास वाले एरिया में आप लोगों को काम करने को मिल जाए, जिसके चलते आप लोग कहीं दूर माइग्रेंट बनकर नहीं जाना है। तो इसके चलते 100 दिन का कम से कम यहां पर काम दिया जाता है। तो ये इसमें ये रहता है कि एक तरीके से राइट टू वर्क का काम करता है ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। यानी कि अगर आप लोगों को एक बार मन कर गया आप लोगों को काम करना है तो 100 दिन का काम तो आप लोगों को उनको देना ही पड़ेगा, यानी कि ये एक तरीका राइट आप लोगों को दे दिया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये राइट प्रोवाइड कराया गया, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसके चलते यहां पर बोला गया कि इसको जो रीओपन करना चाहिए इस स्कीम के थ्रू, ताकि जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आज की डेट में ये लाइफ सेविंग एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है फर्जाइल लाइवलीहुड कंडीशन में, यानी कि जब लोगों के पास में कोई रोजी रोटी नहीं है उस टाइम पर, उस नाजुक सिचुएशन में ये लाइफ सेविंग का काम यहां पर कर सकता है। इसी के साथ में आप लोगों को बताएं मॉनसून भी अभी यहां पर मॉनसून सीजन आ रहा है, तो उसके चलते इसको एक्सटेंड भी थोड़ा सा कर देना चाहिए, उस टाइम पर भी काफी ज्यादा फायदा यहां पर ये पहुंचाने वाला है। गवर्नमेंट के द्वारा जो सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए, जो लोगों की वेज यहां पर रुक जाती है वो वेज नहीं रुकनी चाहिए। यहां पर ऐसा भी हुआ है कि ये वो है डेली वेज वर्कर हैं, अगर इनको 2-2 महीने तक अगर आप लोग यहां पर पैसा नहीं दोगे तो सोचिए इनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। तो वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आप लोग यहां पर सोल्व करनी चाहिए। इसी के साथ में जो 100 डेज की जो बात की जा रही है उसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, और इसी के चलते जो स्टेट है उनको प्रॉपर्ली इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। यानी कि एक तरीके से चीजें ये हैं कि स्टेट को कई जगह आप लोगों ने ऐसी तो पावर दे दी कि इंडस्ट्री के चलते यहां पर स्टेट जो है वो अपनी इंडस्ट्री को निकाल सके, तो दोनों में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। एक साइड में तो वर्कर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दूसरी साइड में स्टेट भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो किस तरीके से वर्कर वो प्रॉब्लम ना फेस और स्टेट भी प्रॉब्लम फेस करें, तो एक ऐसा बैलेंस आप लोगों को यहां पर निकाल कर चलना पड़ेगा। ये बातें बेसिकली बोली गई है। माइग्रेंट वर्कर के बारे में अगर आप लोगों को बात करें, प्लेस ऑफ वर्कर उनको यहां पर तैनात किया जा रहा है, फिर आप लोग बोले उनको वहां से जाने नहीं दिया जा रहा है, तो इसके चलते जो उनको कम से कम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर स्टेट स्कीम का फायदा मिलना चाहिए, जो कि उनको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया गया, एक अच्छा स्टेप यहां पर उठाया गया कि जो भी यहां पर इस तरीके के वर्कर हैं उनको 5 किलोग्राम फूड ग्रेन पर पर्सन यहां पर दिया जाएगा, और 1 किलोग्राम चना वही होता है जो आप लोग भिगोकर मॉर्निंग में कई बार खाते हैं, स्प्राउटेड ग्रेन्स जिसको आप लोग अंकुरित होता है तब खाते हैं, पर फैमिली ये आने वाले पर मंथ 2 महीने तक दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं एक फोकस ये रहेगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो प्रोग्राम है 67% ऑफ पॉपुलेशन कवर करने की बात कर रहा था, तो यहां पर वो कहीं ना कहीं आप लोगों को होती चीजें नजर आएंगी। वेलकम किया जा रहा है रिलीफ को कि सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा स्टेप यहां पर उठाया गया कि सही है, यहां पर ये चीजें हो रही हैं, पर लेकिन एक और वो काम कर सकते हैं यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसके तहत भी यहां पर जो ये जॉबलेस और खासकर जिनके पास में काम नहीं है, ये इन लोगों को आप लोग यहां पर कवर कर सकते हैं बिसाइड माइग्रेंट वर्कर। यानी कि माइग्रेंट वर्कर को तो सही है, पर लेकिन दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा आप लोग कवर कर चलिए जिनकी जॉब जा चुकी है और जो कि प्रॉब्लम फेस आज के डेट में कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी कंट्री में एक बार डिसाइड किया गया 1 नेशन 1 कार्ड स्कीम लाई गई, यानी कि अगर आप लोग यहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से आप लोग आते हैं, यहां पर आप लोग देखिए अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या फिर बिहार गवर्नमेंट नहीं सॉरी राज्य से आप लोग आते हैं काम करने के लिए महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास में तो राशन कार्ड यहां पर इन गवर्नमेंट का होगा, पर लेकिन आप लोग काम यहां पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि 1 नेशन 1 कार्ड की बात की जा रही है कि आप लोग अगर कहीं पर भी हैं तो यहां पर आप लोगों को भी यहां पर राशन मिल पाए। यानी कहने का मतलब यह कि इस राज्य के अंदर भी आप लोगों को राशन मिल पाएगा, ऐसा नहीं कि ये राशन कार्ड आप लोगों का अपने ही राज्य में काम करेगा। तो माइग्रेंट वर्कर के लिए ये एक तरीके से रामबाण इलाज आप लोग इसको बोल सकते हैं। पर लेकिन एक बात और बोली जाती है, कई बार राज्य गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो लोग हैं उनको कई सारी सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी यहां पर माइग्रेंट वर्कर के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती है। ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज एक तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है कि हाँ ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है। तो वो सब्सिडी उनके सिटीजन के लिए उस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए होती है, वो दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनके लिए नहीं होती है। पर लेकिन सेंट्रल लेवल पर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसका फायदा यहां पर इनको मिलेगा, वो एक बिल्कुल कंप्लीट बात यहां पर देखने को मिलती है, जो कि एक सही बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो 2021 से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, अगर उसको अभी यहां से इंप्लीमेंट किया जाए तो एक अच्छी बात देखने को मिलेगी। पर कई सारे राज्य जो ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल यहां पर एक स्कीम लेकर चल रहे हैं कि
सबको पीडीएस प्रोवाइड कराना है, जैसे कि तमिलनाडु हो तो उनको यहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो उनके लिए कुछ एक तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर निकालना चाहिए। कई सारे अनाउंसमेंट किए गए यहां पर, तो एक तरीके से सारे फोकस करेंगे यहां पर लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, क्रेडिट ईजिंग यानी कि लोग जो है आसानी से लोग एक तरीके से लोन ले सके, और एक्सटेंड किया जा रहा है यहां पर एग्जिस्टिंग जो स्कीम है यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये सारे कई सारे छोटे छोटे जो स्टेप उठाए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्रोथ लेकर आएंगे डिमांड में, इकोनॉमी में। और इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई का तो खेल होता है, अगर डिमांड है मार्केट में तो सप्लाई की जाएगी, सप्लाई की जाएगी कंपनीज के द्वारा, प्रोडक्ट खरीदा जाएगा और वहां पर लोगों जो भी मिलेगी जो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बोला गया है कि 20 लाख करोड़ स्पेंड किए जाएंगे, तो उसका निचोड़ भी यहां पर यही है कि मार्केट में डिमांड क्रिएट की जाए, तो यहां से एक डिमांड भी आने वाली है। तो सही डायरेक्शन में चीजें चलने वाली हैं, पर लेकिन देखना ये होगा कि कितने अच्छे से उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए ढंग से सही जगह इंप्लीमेंट किए जाए तो लगभग 10% है हमारी जीडीपी का, तो एक अच्छे से जीडीपी में एक तरीके से पुश दे सकता है, एक धक्का दे सकता है, ताकि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो थोड़ी सी आगे सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाए। वो आर्टिकल के कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें जैसे कि इकोनॉमी चलना स्टार्ट हो गई है तो उसके चलते क्या क्या बात बोली जा रही है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्विक रिकवरी अगर वायरस से आप लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस की आप लोगों को करनी है तो उसके लिए गुड पॉलिसीज आप लोगों को लेकर आनी पड़ेगी, पहली बात है, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ में आप लोगों को यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, यानी कि जो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार क्या करते हैं, इनकम टैक्स वाले जाकर रेड मार रहे, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो कई सारे जो हमारी कंट्री में बिजनेस है वो बर्बाद हो जाते हैं, जिसको आप लोगों ने देखा होगा टैक्स टेररिज्म की कैटेगरी भी जिसको दी जाती है। तो उसके चलते यहां पर क्या होता है, जो नए नए जो उद्योग चलते हैं वो डूब जाते हैं। तो नौकरशाही भी ऐसी नहीं यहां पर होनी चाहिए, खासकर जो नए नए अभी यहां पर रिकवरी हो रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। तो जो पहले वाले आर्टिकल में बताया वो चीजें और इस आर्टिकल में जो बता रहा हूं दोनों चीजें कंबाइन कर आप लोग एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर बात करते हैं हमारी कंट्री में यह इंडेक्स, यह यहां पर जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्री है वो कैसे काम कर रही है। बोला जा रहा है कि 16% जो है वो सिकुड़ चुकी है मार्च के महीने में, यानी कि कम हो चुकी हैं चीजें, गवर्नमेंट के द्वारा खुद बताया गया है ये। अगर बात करेंगे यहां पर आज के डेट में ग्रोथ की 2.7 के करीब यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, और ये जो अभी चीजें चल रही हैं ये आगे डाउन ही हो रही हैं, क्योंकि ये पिछले महीने की बात यहां पर की जा रही है, मार्च के महीने की। अभी अप्रैल के महीने का जो एस्टिमेशन आएगा वो कंप्लीट लॉकडाउन में रहा है, तो वहां चीजें जो है वो और डाउन जाती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो जो फॉल अभी देखने को मिल रहा है यहां पर इसमें कंप्लीटली ये सेंटर के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, उसके चलते चीजें देखने को मिली, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई नहीं, कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो फिर कहां से चीजें चलेंगी। तो ये जो था बस बेसिकली 20% के करीब यहां पर सिकुड़ गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि की सेक्टर होता है, कहीं ना कहीं लेबर मार्केट काफी लार्ज स्केल पर रिक्वायर होती है, तो लेबर की अवेलेबिलिटी भी यहां पर आगे आने वाले टाइम में इंपैक्ट डालती हुई नजर आएगी। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें जैसे कि खाने वाला सामान हो गया, कैपिटल गुड हो गया, जिससे आप लोग सामान एक तरीके से कोई सामान जैसे मशीन खरीद कर लेकर आए, सामान बना रहे बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर एंड गुड्स हो गया जिसको आप लोग बनाते हैं और खाते हैं और निपटाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है लगभग 1/3 यानी कि 1/3 यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगी। बल्कि एक तरीके से आप लोग बोलिए जो नॉन इसेंशियल कैटेगरी की जो चीजें थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, इसी तरीके से आप लोग को रोशनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें थी, दूध वगैरह हो गया, खाने पीने का सामान, वो तो सही चीजें चलती रही, पर लेकिन जो दूसरी चीजें थी, गाड़ी खरीद रहे हैं, साइकिल खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, ये सब चीजें जो अय्यासी वाली चीजें थी वो सारी चीजें आज के डेट में नॉन एसेंशियल कैटेगरी में रखकर उनको एक तरीके से वो बननी बंद हो गई। तो एक तरीके से कोई खरीद नहीं रहा है तो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो वो सारा जो भी सिस्टम था, जो भी वहां पर काम करते थे, वो सारी चीजें में साइड हो गई। बल्कि बात तो ये बोली जा रही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अप्रैल के महीने में तो और ज्यादा चीजें गिरने वाली हैं, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था। तो इसको आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए एक हाथ में चोट लगी है थोड़ी सी, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में दूसरे हाथ में क्या करे, पूरी एक उंगली ही कट जाए। इससे क्या होगा, इससे होगा कि वो छोटी सी चोट लगी है ना, उससे इंसान भूल जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी प्रॉब्लम ज्यादा आप लोगों को देखने को मिली। तो ये बात यही बोली जा रही है कि जो मार्च के महीने में चीजें थी वो बहुत कम थी, अभी असली जो हवन आप लोगों का चलेगा वो अप्रैल के महीने का देखने को मिलेगा। मिल्खा सिंह मूवी वाली बात, हवन करेंगे हवन करेंगे। तो असली कंडीशन तो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्च के महीने में आधे से ज्यादा महीना तो जा ही चुका था, लॉकडाउन जो लगा आधे के बाद में लगा, पूरा अप्रैल लॉकडाउन में रहा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक जो कंडीशन बनी, वो सबसे ज्यादा जो बर्बाद हुआ वो अप्रैल महीना। अप्रैल महीने में यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक तरीके से इकोनॉमी को देखने को मिली, क्योंकि कंप्लीटली शटडाउन यहां पर सिचुएशन थी। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग यहां पर एस्टिमेशन यहां पर लगाते हैं इकोनॉमी के बारे में,
तो जो फर्स्ट क्वार्टर है यहां पर 2021 का, वो भी यहां पर एक तरीके से ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो 1/4 आप लोग कट उसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में फाइनेंशियल ईयर जो है पूरा यहां पर वो हो सकता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में आप लोगों को चीजें बहुत लार्ज स्केल पर चलती हुई नजर आए। तो इसलिए यहां पर लेकिन एक अच्छी बात जो बोली गई है वो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे, ये बोली जा रही है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिगर है वो सून आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से ये चीजें ऐसी होती हैं जो कि आज के डेट में कुछ दिनों के लिए गलत चल रही हैं, पर लेकिन जल्दी आप लोग रिकवर कर पाओगे। ये टेम्परेरी एक्सटर्नल शॉक है, मतलब जैसे डीमोनेटाइजेशन था, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन ने भी ज्यादा इंपैक्ट डाला, ये उतना इंपैक्ट नहीं डालेगा, इससे आप लोग जल्दी रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि रियलिटी में ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है, रियलिटी में ये हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आप लोग चीजों को ओपन करेंगे तो जल्दी ही चीजें पटरी पर आ जाएंगी। तो ये बातें यहां पर राइटर बोल रहे हैं, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, जैसे ही चीजें खुलेगी तो एकदम बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, सारी चीजें एकदम चलने लगी। हाँ, थोड़ा सा झिझक रहेगी लोगों के अंदर, पर लेकिन फिर भी आप लोग ये नहीं बोल सकते कि बहुत नेगेटिव चीजें चल रही हैं। बहुत सारी चीजें पैटर्न में आप लोगों को आती हुई नजर आ जाएंगी एकदम जैसे ही चीजें ओपन होगी। आज के मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो लगता नहीं है कि लॉकडाउन जैसी कोई चीज भी है क्या, तो सिचुएशन आप लोग यहां से समझ सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो तुरंत जो पटरी पर आ जाएंगी और सारी चीजें चलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी के साथ में जो रिकवरी है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पॉलिसीज इन एनवायरमेंट गवर्नमेंट कैसा प्रोवाइड करा रही है आफ्टर क्राइसिस, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा। यानी कि एक बच्चा अगर आज के में फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन में चला गया, अगर उस बच्चे को आप लोग टाइम नहीं दे रहे हैं, उस बच्चे को आप लोग समझा नहीं रहे हैं कि बेटा कोई नहीं, ये चीजें होती हैं, लाइफ का पार्ट होती है, इसको भूलो और आगे बढ़ो, अपना काम करो, तो वो बच्चा क्या रहेगा, सहमा सहमा रहेगा, अपना काम नहीं करेगा। पर लेकिन जैसे आप लोग उसको समझा देते हैं वो वहां से निकल कर आएगा, जैसे वो रिकवर करेगा, अपना काम करना स्टार्ट करेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस में आप लोगों को तुरंत एक अच्छा सा ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप लोगों को हाथ देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को और खासकर जो बिजनेसेस हैं उनको, ताकि वो एक पैटर्न में आ सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टाइम आ गया है कि बहुत बड़ा रोल प्ले उसको करना है यहां पर बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है। जो अगर बात करें यहां पर जो भी इकोनॉमिक मेजर यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लिए गए हैं, उसमें जैसे कि लोन देना, मीडियम और स्मॉल प्राइस जो सारे इनको इस तरीके से यहां पर जो रिकवर कर पाएंगे, बिजनेस यहां पर कहीं ना कहीं जल्दी ही रिकवर कर जाएंगे अगर इस तरीके से प्रॉपर लोन प्रोवाइड उनको कराया जा रहा है। और कई जगह तो आप लोगों को देखने को मिला कोलेटरल फ्री लोन यहां पर दिया जा रहा है ताकि वो रिकवर कर सके। तो खासकर जहां पर सेंट्रल जो यहां पर हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक हुआ करते थे, यहां पर हमारी कंट्री में जो बैंक था, अलग अलग जो पीएसयूज हुआ करते थे, जिस तरीके से उनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, पर लेकिन उसका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। जैसे कि आप लोग देखते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी पहले भी लिक्विडिटी लाने की कोशिश की गई है, इंप्लीमेंट किए गए कई सारे ये मेजर्स, पर लेकिन वो काम नहीं कर पाए। अब आप लोग को थोड़ा सा पुरानी गलती से सीखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर अब की बार फेल हो गए तो फिर देखिए कमर टूट जाएगी, फिर आप लोग इससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अब की बार फेल होने का मतलब है कि आप लोगों के हाथ बन जाएंगे, बिल्कुल। अब की बार फेल होने का मतलब है कि आप लोगों को फिर एक तरीके से बैसाखी का सहारा लेकर चलना पड़ेगा, और वो भी खासकर काम न कर पाए ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, क्योंकि पैर नहीं उस टाइम पर कंधे भी टूट जाएंगे। तो कोशिश क्या करनी है, जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप होता है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट की साइड से इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट की साइड से सारा सपोर्ट ही सपोर्ट यहां पर मिलना चाहिए। हालांकि राइटर ये बोल भी रहे हैं कि गवर्नमेंट उस हालत में नहीं है कि यहां पर रेड टेप को लेकर चलेगी। अगर ऐसा कुछ कर रही है तो वो बिल्कुल उसी टहनी को काट रही है जिस टहनी पर वो बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से एक साइड से खुद सपोर्ट करिए, दूसरी साइड में रेड टेप अगर लगा दिया तो फिर कोई कंडीशन ही नहीं बनती है कि चीजें जो है ढंग से रिकवर कर पाएंगे। तो न्यू रियलिटी जो है यहां पर वो सेल्फ रियलाइंस, जो हमने अभी बोला है, आत्मनिर्भर जो प्रोग्राम हुई हमारी कंट्री में बोला गया है मोदी जी के द्वारा, वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग बोल सकते हैं। अगर इस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे तो वो सही डायरेक्शन में हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए आज के में जो किताबें हैं हम लोग उनको लेकर आते हैं, अपनी कंट्री में किताबें छापते हैं, या फिर हम लोग बर्तन वगैरह बनाते हैं, लाइट्स वगैरह बनाते हैं, अपनी ही कंट्री बनाते हैं, तो उनको बनाने के लिए लोगों को काम पर रखना पड़ेगा। पर लेकिन अगर बने बनाए चाइना से लेकर आ जाते हैं तो इनमें सबसे बड़ा फायदा बस बिजनेसमैन को होता है। क्या करता है, लेकर आता है वहां पर 5 रुपए का, यहां पर आकर बेच देता है 25 रुपए का, बीच का प्रॉफिट अपने आप खा जाता है। तो कहने का मतलब पर ये ना तो किसी को जॉब मिलती है ना कुछ होता है, कंट्री किसको फायदा हो रहा है, चाइना को फायदा हो रहा है, हमारी कंट्री में प्रोडक्ट आ रहा है, लोगों तक सामान पहुंच रहा है, पर लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तभी होगी अगर अपनी कंट्री में ही हम लोग सामान को बनाना स्टार्ट कर दें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सारी बातें की जा रही हैं। तो एक अच्छा सा आंसर आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा कि गवर्नमेंट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कराना चाहिए और कोई हर्डल भी नहीं बनना चाहिए, तभी सिचुएशन से आप लोग यहां से रिकवर अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बातें समझाने की कोशिश की गई है। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, जो लेबर लॉज के बारे में यहां पर बात की जा रही है। इसके बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहीं पर ही देता हूं, बेसिकली बात क्या क्या बोली जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
आज की डेट में हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी रिएक्शन दे रही है जैसे कि कॉलोनियल टाइम पे अंग्रेज गवर्नमेंट यहां पर अपना काम किया करती थी। वो क्या काम करती थी, उनका फोकस लेबर पे नहीं था, उनका फोकस प्रॉफिट पे था, क्योंकि लेबर से उनको कोई मतलब ही नहीं है, जो मर रहा है मरता रहे, जो जी रहा है जीता रहे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने सारे रूल और रेगुलेशन ऐसे बनाए थे ताकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे, उनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेचा जाए आराम से और उनको प्रॉफिट होता रहे, इस पर फोकस था। अब लेबर से 12 घंटे काम कराना है, 15 घंटे काम कराना है, कराओ। लेबर को वहां पर पानी नहीं है पीने के लिए, रोशनी नहीं है, अंधेरे कमरे में बैठा रखा है, वहां पर गर्मी बुरी तरह है, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, कई सारे लोग वहां पर मर जाते थे, पर लेकिन उनको इससे फर्क नहीं पड़ता था। तो कुछ ऐसे ही पैटर्न में आज की डेट में, जबकि हमारी कंट्री में संविधान भी है, हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट रखे गए पार्ट 3 के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में, उसमें साफ साफ बोला गया है कि आप लोगों को आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के बारे में बात करता है, पर लेकिन कोई डिग्निटी दिखने को नहीं मिल रही है अभी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लेबर लॉज थे उनको डाइल्यूट किया गया है। तो किस बेस पर आप लोग ये कर रहे हैं? इस तरीके से इंटरनेशनल लॉज का भी अगर आप लोग देखेंगे, और नेक्स्ट अगर आप लोग बात करेंगे सेंटर के लेवल पर भी और सेंटर के लेवल पर भी, इसी के सारे के संविधान का भी आप लोग एक तरीके से यहां पर वॉयलेशन कर रहे हैं, और इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो भी यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। संविधान तो साफ साफ यहां पर सुप्रीम कोर्ट का केस ही बोलता है कि फोर्स लेबर आप लोग यहां पर नहीं करवाएंगे। हमारे संविधान में आर्टिकल 23 इसी के बारे में बात करता है, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है आर्टिकल 24। तो ये सारी चीजें जो है ये बताता है कि इस तरीके की एक्टिविटी यहां पर नहीं होनी चाहिए हमारी कंट्री में। अपनी इच्छा से लोग को काम करने दीजिए और उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए, फोर्सफुली आप लोग उनसे काम नहीं करा सकते। बेसिकली माइग्रेंट वर्कर जो है कई सारे राज्य ने तो इसलिए नहीं निकलने दिया उनको, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो उनकी इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, भले ही वो मर जाएं, पर लेकिन उनको वहां पर अगर इस तरीके से आप लोगों को रखना ही था तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, पर लेकिन फैसिलिटी भी प्रोवाइड वहां पर नहीं की गई। आखिर क्या, प्रॉफिट पे फोकस देना था ना, वरना नेगेटिव में चीजें चली जाती है। तो ये सारी कंडीशन जो देखने को मिल रही है ये सही तरीका हमारी कंट्री में नहीं है, जिस तरीका पैटर्न देखने को मिल रहा है ये डेमोक्रेटिक कंट्री को ये सारी चीजें शोभा यहां पर नहीं देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया, वो सारी एक तरीके से अपने हिसाब से काम लेकर यहां पर सेंटर चल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, क्या क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सबको साथ में लेकर चलने वाली जो बात है वो तभी इंप्लीमेंट हो पाएगी अगर सिचुएशन को आप लोग ढंग से फोकस देकर चलेंगे तो, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोलने की कोशिश की गई है, ओके। बाकी यहां पर एक आर्टिकल था जिसमें बात की जा रही है कि एशिया पैसिफिक वाले रीजन में हम लोगों को प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। एक तो आज की डेट में कोविड-19 के चलते जो चाइना है वो अपनी अलग ही ताक में चल रहा है, ठीक है। जैसे एशिया पैसिफिक अगर रीजन की बात करती है तो इस पर्टिकुलर रीजन की आप लोग बात कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, जिसको इंडो पैसिफिक भी कई बार बोला जाता है। एक तो कोविड-19 से चपेट में, दूसरा चाइना की हरकतें देखने को मिल रही है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में कम से कम चीजें अगर ढंग से रहेंगी तो सिचुएशन को नॉर्मलाइज प्रॉपर वे में किया जा सकता है, पर लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मिलकर काम करना चाहिए। अभी हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें इटली में G20 मीटिंग की चेयरमैनशिप रहने वाली है और नेक्स्ट ईयर हमारी कंट्री में रहने वाली है। तो उसके द्वारा यहां पर यह बोला गया था कि हम लोग एक पैटर्न यहां पर लेकर चल सकते हैं, जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक अच्छी बात वहां पर बोली गई थी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग एक दूसरे से मतलब सीखकर एक दूसरी कंट्री से आगे लेकर चीजों को चल सकते हैं। आइए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। लेक यहां पर निपिगोन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ये जो लेक है बोला जा रहा है कि ये एंटायरली कनाडा के अंदर में है और खासकर जो ओंटेरियो प्रोविंस है उसके अंदर देखने को मिलेगा। जब प्रोविंस शब्द यूज किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि राज्य की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी कंट्री में राज्य बोलते हैं ना आप लोग, कनाडा के अंदर प्रोविंस है इसको, ठीक है। दूसरा बोला जाए कि ये जो जाकर गिरता है ये यहां पर लेक निपिगोन में जाकर गिरती है। ये जो लेक है ये रिवर निपिगोन में जाकर गिरती है। तो यहां पर इसका भी नाम ये है, उसका भी नाम लिया, यानी कि लेक भी और रिवर भी। तो कंफ्यूज होना है या नहीं होना है इसके बारे में बात करते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या फिर कोई सा भी सही है? कौन सा आंसर सही है? तो सही आंसर यहां पर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, कनाडा के अंदर यहां पर ये, और यहां पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये लेक सुपीरियर, जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री का काम करती है, ठीक है। यहां पर ये होगी लेक ह्यूरन, ठीक है। यहां पर लेक होगी लेक एरिक। इसके बारे में बताइए कौन सी लेक है? ये सारी लेक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। लेक मिशिगन हो गई। ये 5 लेक जो है बड़ी बड़ी लेक हैं, इनमें से 4 लेक जो है ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री है। क्वेश्चन बन सकता है कि लेक मिशिगन के बारे में, तो ये इंडिपेंडेंट है, यहां पर कंप्लीटली यूएसए के अंदर में है, तो इसलिए कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो लेक निपिगोन के बारे में हम लोगों ने अभी बात की, तो कनाडा में है कंप्लीटली, आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। ये लगभग जो है यहां पर 4843 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और लेंथ जो है इसकी ये 116 किलोमीटर के करीब है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही होगी, आंसर यहां पर सी हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। अगर लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक करना है, लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आता है। पसंद नहीं आता तो
डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी बिल्कुल नहीं करना है। कल कई बार पता नहीं कई सारा जोश आता है आप लोग के अंदर, कई सारे लेक्चर। देखिए क्या होता है, जो यूट्यूब है ना उसके अंदर एनालिटिक्स होते हैं, ठीक है, तो वो दिखा देते हैं कि कौन कितना लेक्चर को शेयर कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जोश में आगे पूरा शेयर कर देते हो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम शेयर करते हो। तो अगर पसंद आती है तो चीजें शेयर जरूर किया करो, ओके। पसंद नहीं आती तो शेयर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अच्छी चीज नहीं है। अगर पसंद नहीं आ रही तो फिर शेयर करने का कोई मतलब बनता नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर एक कमेंट में भी की गई, यहाँ पर एक फैमिली मेंबर के द्वारा, देखिए कई सारे बच्चों को ये लगता है कि मैं आप लोगों को, जैसे आप लोग मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, रिप्लाई नहीं करता हूं। पर लेकिन अगर ध्यान से आप लोग लेक्चर सुनोगे, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनोगे, तो हर एक लेक्चर के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये, मैं कमेंट पढ़ता हूं, आप लोग के जो बेसिकली मैसेज है वो पढ़ता हूं, उसके बाद में जहां भी मुझे लगता है कि हाँ यार ये बात वहां पर बोली गई थी, उसको वहां पर रिप्लाई कर देता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यहां पर ये मैंने जैसे एसएमएस पढ़ा तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ जिस तरीके से कोई अगर प्रॉब्लम पढ़ता हूं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, जो लगता है मुझे आंसर देना चाहिए, रेगुलरली उसको मैक्सिमम मैं वीडियो के अंदर कवर कर लेता हूं। जैसे कि यहां पर अभी बोला गया फैमिली मेंबर के द्वारा कि सर कई दिनों से प्रॉब्लम में चल रही थी एक टेंशन को लेकर, कई सारे पूछते हैं, कई सारे नहीं भी पूछते हैं। अगर आप लोग पूछ भी नहीं रहे फिर भी रेगुलर देख रहे हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कॉमन होती है, तो वहां पर भी आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर निकल जाएगा। तो इसलिए कहता हूं कि रेगुलर चीजों को अगर आप लोग सुनेगा तो कभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। एक लेक्चर देखिए कितना लंबा बन जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट का, दुनिया भर की चीजें उसमें कवर की जाती हैं, तो कहां पर आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इसलिए कहता हूं कि कोई भी चीजें करनी है तो कंटिन्यूटी में कीजिए। जब तक आप लोग चीजों को अचीव नहीं कर पाते तब तक आप लोग चीजों को कंटिन्यूटी करते रहिए, जब तक गोल अचीव नहीं होता है, ठीक है। वही बात है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोहर हमार। अगर वो पहाड़ को बीच में छोड़ देता मांझी तो क्या वो कंप्लीट तोड़ पाता? तो इसलिए छोड़ना नहीं है, तोड़कर ही छोड़ना है, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।